न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी। क्रिकेट में भारत और ऑस्ट्रेलिया की भिड़ंत हो तो मुकाबला सिर्फ बैट और बॉल का नहीं होता, बल्कि रणनीति, धैर्य और ताकत का भी होता है। लेकिन 9 जुलाई को मेलबर्न में दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने जो मैच खेला, उसमें न तो कोई चौका लगा और न कोई विकेट गिरा। फिर भी इस मुकाबले का असर आने वाले कई दशकों तक दिखाई दे सकता है। वजह है यूरेनियम, वही यूरेनियम जिसका नाम सुनते ही दिमाग में परमाणु बम, न्यूक्लियर पावर और दुनिया की बड़ी ताकतों की तस्वीरें घूम जाती है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आखिरकार यूरेनियम सप्लाई पर मुहर लग गई है, लेकिन सवाल है कि भारत को यूरेनियम की इतनी जरूरत क्यों पड़ गई? क्या इससे परमाणु बम बनेंगे? ऑस्ट्रेलिया ने अब तक इंतजार क्यों किया? और इस एक डील के साथ भारत ऑस्ट्रेलिया रिश्ते किस नए दौर में पहुंच गए? पूरी कहानी आपको समझाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ शुभ और आप देख रहे हैं एयर नाउ। ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता हुई। इसके बाद दोनों नेताओं ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की और रक्षा, ऊर्जा, व्यापार, स्पेस, साइबर सिक्योरिटी, क्रिटिकल मिनरल्स और टेक्नोलॉजी जैसे कई क्षेत्रों में बड़े समझौते का ऐलान किया। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा चर्चा उस समझौते की रही जिसके तहत ऑस्ट्रेलिया अब भारत को यूरेनियम सप्लाई करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे भारत के क्लीन एनर्जी मिशन के लिए बड़ी उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया से मिलने वाला यूरेनियम भारत के न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर को और मजबूत करेगा और 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल करने में भी मदद करेगा। मोदी ने यह भी कहा कि दोनों देश मिलकर क्रिटिकल मिनरल्स कॉरिडोर बनाएंगे ताकि भविष्य की टेक्नोलॉजी के लिए जरूरी मिनरल्स की सप्लाई सुरक्षित की जा सके। इसके अलावा कोकोस यानी कीलिंग द्वीप पर भारत के लिए स्पेस ट्रैकिंग टर्मिनल बनाने का फैसला भी हुआ है। यह वही सुविधा होगी जो भविष्य में भारत के महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन के दौरान अंतरिक्ष यान की निगरानी और कम्युनिकेशन में मदद करेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मोदी ने दोनों देशों के रिश्ते को क्रिकेट से जोड़ते हुए कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया की मुलाकात एक क्रिकेट जैसी होती है। एजेंडा वनडे की तरफ फोकस्ड होता है, फैसले टी20 की तरह तेज होते हैं और साझेदारी टेस्ट मैच की तरह लंबी और मजबूत होती है। यह बयान सुनकर वहां मौजूद लोग मुस्कुराए भी, लेकिन इसके पीछे संदेश साफ था कि दोनों देश अब सिर्फ दोस्त नहीं है बल्कि रणनीतिक साझेदार बन चुके हैं। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भी कहा कि अब तक दोनों देशों की सप्लाई चेन तो जुड़ी हुई थी, लेकिन नीतियां अलग अलग थी। आज का फैसला उस दूरी को खत्म करने वाला कदम है। उन्होंने याद दिलाया कि 2015 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच परमाणु सहयोग समझौता हुआ था और अब उसके तहत भारत को यूरेनियम एक्सपोर्ट की व्यवस्था पर औपचारिक रूप से हस्ताक्षर किए गए हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर भारत को यूरेनियम की जरूरत क्यों है? यूरेनियम का नाम सुनते ही आमतौर पर लोगों के दिमाग में परमाणु बम आता है, लेकिन भारत इस यूरेनियम को बम बनाने के लिए नहीं खरीद रहा। इसकी सबसे बड़ी वजह बिजली है। भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता और 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। सिर्फ सौर और पवन ऊर्जा से इतनी बड़ी जरूरत पूरी करना आसान नहीं है। ऐसे में परमाणु ऊर्जा यानी न्यूक्लियर पावर भारत के ऊर्जा मिश्रण का अहम हिस्सा बनने जा रही है। भारत ने 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर क्षमता का लक्ष्य रखा है, लेकिन न्यूक्लियर रिएक्टर चलाने के लिए यूरेनियम तो चाहिए ही और भारत के पास इसका भंडार सीमित है। घरेलू उत्पादन बढ़ाने की कोशिश हो रही है, लेकिन मांग उससे कहीं ज्यादा है। इसलिए भारत विदेशों से यूरेनियम खरीदता है। अब तक भारत रूस, कजाकिस्तान, कनाडा और नामीबिया जैसे देशों से यूरेनियम हासिल करता रहा है। ऑस्ट्रेलिया इस सूची में 5वां देश बन गया है और यह कोई छोटा फैसला नहीं है, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े यूरेनियम भंडार ऑस्ट्रेलिया के ही पास है। अनुमान है कि वैश्विक यूरेनियम भंडार का लगभग 1/3 हिस्सा अकेले ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है। अब सवाल उठता है कि अगर यूरेनियम इतना सेंसिटिव मटेरियल है, तो क्या इसी यूरेनियम से परमाणु बम भी बनाया जा सकता है? जवाब है नहीं, कम से कम सीधे सीधे तो नहीं। बिजली उत्पादन के लिए जिस यूरेनियम का इस्तेमाल होता है वो लो इनरिच्ड यूरेनियम होता है, यानी उसमें U-235 की मात्रा बहुत कम होती है, जबकि परमाणु हथियार बनाने के लिए 90% या उससे ज़्यादा एनरिच्ड यूरेनियम चाहिए। इस स्तर तक यूरेनियम को पहुंचाने के लिए
बेहद ही जटिल, महंगी और बड़े पैमाने की टेक्नोलॉजी चाहिए जिसे हर देश विकसित नहीं कर सकता। और यही वजह है कि दुनिया में यूरेनियम के इस्तेमाल पर कड़ी निगरानी रखी जाती है। यह काम इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA करती है। यह संस्था यह सुनिश्चित करती है कि जिस यूरेनियम को शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए दिया गया है उसका इस्तेमाल बिजली उत्पादन जैसे नागरिक कार्यों में ही हो। रिएक्टरों का निरीक्षण किया जाता है, रिकॉर्ड रखा जाता है और निगरानी उपकरण लगाए जाते हैं। यानी भारत को मिलने वाला ऑस्ट्रेलियाई यूरेनियम अंतर्राष्ट्रीय निगरानी के दायरे में रहेगा। हालांकि इस दौरे की कहानी सिर्फ यूरेनियम तक सीमित नहीं रही। दोनों देशों ने डिफेंस कोऑपरेशन को नई ऊंचाई देने का फैसला किया। भारत ऑस्ट्रेलिया डिफेंस इनोवेशन कॉरिडोर बनाया जाएगा जिसके जरिए दोनों देशों के डिफेंस स्टार्टअप और डिफेंस इंडस्ट्रीज एक दूसरे से जुड़ेंगे। शिप बिल्डिंग, जहाजों की मरम्मत और रख रखाव में भी सहयोग बढ़ेगा। इंडो पैसिफिक रीजन में सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी बड़ा ऐलान हुआ। दोनों देशों ने पैक्ट्स यानी ऑस्ट्रेलिया भारत साइबर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन पार्टनरशिप शुरू करने का फैसला किया। इसके तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल रेजिलियंस जैसे क्षेत्रों में संयुक्त रिसर्च होगी। यानी दुनिया जिस टेक्नोलॉजी रेस की तरफ बढ़ रही है उसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया साथ साथ चलने की तैयारी कर रहे हैं। क्रिटिकल मिनरल्स पर भी खास जोर दिया गया। आज इलेक्ट्रिक कारों की बैटरी, मोबाइल फोन, सोलर पैनल, विंड टर्बाइन और डिफेंस इक्विपमेंट बनाने के लिए लिथियम, कोबाल्ट, निकेल और रेयर अर्थ एलिमेंट जैसे खनिज बेहद जरूरी है। चीन इस सप्लाई पर लंबे समय से मजबूत पकड़ बनाए हुए है। भारत और ऑस्ट्रेलिया अब इस निर्भरता को कम करने की दिशा में साझेदारी बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की खनिज क्षमता को गुजरात और ओडिशा की मैन्युफैक्चरिंग ताकत से जोड़ा जा सकता है। वही क्वींसलैंड और तस्मानिया की क्लीन एनर्जी भारत के कई राज्यों के लिए नई संभावनाएं खोल सकती है। शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट पर भी दोनों देशों ने सहयोग बढ़ाने की बात कही। मोदी ने डेकिन यूनिवर्सिटी और वोलोगोंग यूनिवर्सिटी का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत में उनका कैंपस खुलना दोनों देशों के बढ़ते विश्वास का प्रतीक है। उनका कहना था कि अब समय आ गया है कि स्टूडेंट मोबिलिटी को टैलेंट पार्टनरशिप में बदला जाए। ऑस्ट्रेलिया के पेंशन फंड्स को भी भारत में निवेश के लिए आमंत्रित किया गया। मोदी ने कहा कि भारत में पेंशन की बचत सिर्फ पूंजी नहीं बल्कि करोड़ों परिवारों का भरोसा है और भारत निवेशकों को सुरक्षित तथा स्थिर विकास का अवसर देता है। इस पूरे दौरे में एक और संदेश साफ दिखाई दिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया अब सिर्फ व्यापारिक साझेदार नहीं रहना चाहते। दोनों देश इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव, सप्लाई चेन की सुरक्षा, नई टेक्नोलॉजी और ऊर्जा सुरक्षा जैसे मुद्दों पर एक साझा रणनीति बना रहे हैं। यही वजह है कि रक्षा से लेके अंतरिक्ष और यूरेनियम से लेके सेमीकंडक्टर तक लगभग हर रणनीतिक क्षेत्र में सहयोग बढ़ाया जा रहा है। तो इस पूरी कहानी का निष्कर्ष क्या है? यूरेनियम डील सिर्फ ईंधन खरीदने का समझौता नहीं है। यह भारत की ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु लक्ष्यों, न्यूक्लियर पावर विस्तार और रणनीतिक साझेदारी का हिस्सा है। भारत को इससे अपने बढ़ते परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के लिए स्थिर ईंधन मिलेगा। वही ऑस्ट्रेलिया को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक के साथ दीर्घकालिक साझेदारी मजबूत करने का मौका मिलेगा। और शायद इसी वजह से प्रधानमंत्री मोदी ने भारत ऑस्ट्रेलिया रिश्ते की तुलना क्रिकेट से की, क्योंकि कुछ मैच सिर्फ एक दिन नहीं चलते, उनका असर कई साल तक दिखाई देता है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया ये नया यूरेनियम टेस्ट मैच भी शायद आने वाले दशकों तक दोनों देशों की पार्टनरशिप की दिशा तय करेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे से जुड़ी और भी अपडेट्स हम आपके लिए इसी तरह लाते रहेंगे। तब तक के लिए आप इजाजत दीजिए। देखते रहिए एयर नाउ। धन्यवाद। मैं सौरभ। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin-coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,